हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्लास नंबर जो है 18 है और इसके पहले हम लोग जो है 17 क्लास कर चुके हैं और उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं बिल्कुल। और ये हमारा सीरीज चल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये बिल्कुल नया संस्करण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग जो है 60 क्वेश्चन जो है समाप्त कर चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 61 नंबर से। तो यहाँ पे दिया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब ये है कि जो आदर्शवाद है उसके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए, इसको जो है लिखना है। तो आदर्शवादी दर्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऊंचाइयों पर ले जाने पर आधारित होता है। जो आदर्शवादी दर्शन है वो कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसकी ऊंचाइयों तक, यानी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आधारित होता है। ठीक है, यह दर्शन मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। मानव जीवन की जो श्रेष्ठता होता है जीवन की, उसको जो है ये आदर्शवादी सबसे अधिक महत्व देते हैं। वह दर्शन इस पर विश्वास करता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, जो ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है वो सबसे श्रेष्ठ रचना जो है मानव के व्यक्तित्व को माना गया है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो जो मानव होता है, मानव के व्यक्तित्व का उत्कर्ष करना और आत्म अनुभूति की करना है, यानी उनको जो है समाज के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आदर्शवाद बात करता है कि व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अभिप्राय क्या होता है। जो व्यक्तित्व के उत्कर्ष, यहाँ पे जो शब्द दिया है कि उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। तो उत्कर्ष का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्वयं की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति करना। जो आपके अंदर, जो व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां होती हैं उसको सर्वोच्च सर्वोच्च शक्तियों को और क्षमताओं को जो है प्राप्त करना। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार आदर्शवाद क्या मानता है कि एक व्यक्ति में जो है असीम शक्तियां होती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। उनका पूर्ण विकास करके, कोई व्यक्ति हो गया उसका जो है पूर्ण विकास करके जो है उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। ये आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। यही आत्म अनुभूति है जिसे प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना कोई भी व्यक्ति के। अब हम लोग 62 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति के स्तर, जो आत्म अनुभूति होता है उसके स्तर बताना है। ठीक है, जो आदर्शवाद होता है, तो आदर्शवाद के अनुसार जो आत्म अनुभूति के 4 स्तर यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको पार करके व्यक्ति जो है आत्म अनुभूति कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चारों को हम देखते हैं। तो शारीरिक स्व का विकास, यानी शारीरिक जो शक्तियां होती हैं उसका विकास करना। और उसके बाद में है सेकंड नंबर पे है सामाजिक स्व का विकास, यानी सामाजिक जो सामाजिकता होती है उसका विकास, बौद्धिकता का विकास यानी मानसिक शक्तियों का विकास, उसके बाद में आध्यात्मिक शक्तियों का विकास। ठीक है, तो ये अनुभूति, आत्म अनुभूति के स्तर होते हैं। ये 4 स्तर हैं जो कि आदर्शवाद के अनुसार यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो आदर्शवाद के अनुसार जो करिकुलम होता है उसका जो है किस प्रकार से इस पे ध्यान देता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो आदर्शवाद जो है सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम पर जो है आधारित दर्शन है। इसी कारण इस दर्शन दर्शन ज्ञान और विचारों को जो है विशेष महत्व दिया जाता है। इस दर्शन में पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को जो है ज्ञान के रूप में, जो सूचना होती है उसको ज्ञान के रूप में, और पुस्तकों को जो है यंत्र के रूप में,
और महान विचारकों को आदर्शों के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपने पढ़ा कि सूचनाओं को जो है ज्ञान के रूप में, और जो हमारी पुस्तकें होती है उसको यंत्र के रूप में, और जो महान विचारक होते हैं उनको आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर, संक्षेप में अगर कहें तो आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर उन समस्त विषयों को रखने पर बल देता है। कौन कौन से विषय? जिससे व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य किस प्रकार से जो है तालमेल बिठाकर जो है रह सकते हैं समाज में, मानसिक विकास करके और वातावरणीय परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्म अनुभूति कर सके। ठीक है, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया जाता है। कौन कौन से? जैसे सत्य को, शिव को, और उसके बाद में सुंदरम को। सत्य इसका जो है आदर्श वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब हम देखते हैं यहाँ पे सत्य का ज्ञान करने वाले विषय। ठीक है, जैसे साहित्य होगा, साहित्य के द्वारा जो है भाषा हो गया, दर्शन हो गया, भूगोल हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया एवं बौद्धिक क्रियाएं होगी। ये सब जो है सत्यम का ज्ञान करने वाले विषय हैं। उसके बाद में अगर हम शिवम की बात करें तो नीति शास्त्र हो गया, धर्म शास्त्र हो गया, अध्यात्म शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, समाज सेवी, मानव सेवी से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं और सैनिक शिक्षा उद्योग, ये सभी अंतर्गत जो है शिवम के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर दिया है कि सुंदरम का ज्ञान करने वाले, जैसे कला हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, कविता हो गया, कविता सुनकर आप आनंद लेते हैं, तो उसके बाद में हो गया कौशल हो गया, निर्माण रचना हो गया, संबंधी क्रियाएं हो गई, स्वच्छता सुरक्षा की क्रियाएं आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 64 नंबर में दिया है कि लॉर्ड मैकाले के सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या दिया था? फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, जिसे कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था कि जो समाज में उच्च वर्ग के हैं उनको शिक्षा दी जाए। उसके द्वारा क्या होगा कि जिस प्रकार से, जैसे कोई छननी हो गया, उसमें अगर छानते हैं तो उसी प्रकार से जो है, जैसे अगर उच्च वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे छन के जो है जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको भी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो यही इसका जो है निस्यंदन सिद्धांत था। ठीक है, जो कि मैकाले ने प्रतिपादित किया था। वह सभी भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है सबसे अधिक बढ़ावा दिया। वह इसे धन की बर्बादी समझते थे। जो मैकाले था वो जो है भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं था, और इसे जो है धन की बर्बादी समझते थे। उसका कथन था कि जनमानस में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुंचती है। इसी को कहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च वर्ग से छनकर जो है निम्न वर्ग तक पहुंचती है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे, अगर यहाँ पे उच्च वर्ग हो गया, यहाँ से छनकर पहले उच्च वर्ग को जो है शिक्षित किया जाए, और उसके बाद में निम्न वर्ग जो है ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएगा। इसी को कहते हैं डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिसे जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतवासियों की शिक्षा को प्रदान करने का जो उद्देश्य नहीं था, ठीक है, इनका नजरिया नहीं था लॉर्ड मैकाले का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने किया है, और इसी को कहते हैं लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। उसके बाद में 65 नंबर है, वुड ने अपने घोषणा पत्र में किन बातों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो जो वुड का घोषणा पत्र था उसके मुख्य बातों को देखेंगे, और किस प्रकार से जो है प्रकाश डाला है, क्या कहा गया है उस पत्र में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड ने जो है किया था 1854 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में जो है चार्ल्स वुड को भारतीयों की शिक्षा
शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं की को दृष्टिगत रखकर शिक्षा नीति को जो है बनाया। अपने जीवन लक्ष्यों के कारण ही इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बुट के घोषणा पत्र की मुख्य मुख्य बातें, क्या क्या बातें थी बुट के घोषणा पत्र में, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे मेन टारगेट इनका था कि अंग्रेजी साहित्य का किस प्रकार से जो है प्रचार प्रसार किया जाए। उसके बाद में सेकंड में देखते हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। उनका मत था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति को भी आ- आवश्यक स्थान दिया जाना चाहिए। 4 नंबर में क्या कहें, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को उन्होंने आवश्यक माना था। विद्यालय प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। जन शिक्षा की स्थापना पर उन्होंने बल दिया। उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। व्यवसायिक व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को जो है प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे कदम उठाए गए और कुछ जो है गलत कदम उठाए गए। तो ये है वुड के घोषणा पत्र। अब हम देखते हैं गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं। जो गोखले विधेयक था, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गोखले ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोखले का जो मुख्य विशेषता थी ये क्या था, प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने अनिवार्य, ठीक है, कंपलसरी करने पर विशेष बल दिया था। अल्प मानसिक आय वाले माता पिता के बच्चों से जो है निशुल्क ना लिया जाए। ठीक है। बच्चों से कोई शुल्क ना लिया जाए, यानी इनको जो शिक्षा जो दी जाए उनको निशुल्क कर दिया जाए। स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलता पूर्वक संचालन करें। जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वही जो है प्राथमिक शिक्षा को कुशलता पूर्वक जो है संचालन करें। 4 नंबर में दिया है कि शिक्षा व्यवस्था पहले बालक फिर बालिकाओं के लिए हो। पहले बालक के लिए, उसके बाद में बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। 5 नंबर में दिया है कि स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती है। जो स्थानीय संस्थाएं होती है प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए जो है कर लगा सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं, इस प्रकार से हमने देखा गोखले विधेयक की प्रमुख विशेषताएं। ये शिक्षा के बारे में जो है मुख्य कदम क्या क्या था उसके बारे में हमने देखा। अब हम देख रहे हैं 67 नंबर। यहाँ पे हर्टाग समिति ने शिक्षा व्यवस्था पर किन बातों की अनुशंसा की है, स्पष्ट कीजिए। तो निम्नलिखित बातों पर इन्होंने अनुशंसा की है, हम देखते हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा पर जो अब तक कार्य तो हुआ है पर संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जो कार्य हुआ है संतोषजनक नहीं हुआ है। अपव्यय तथा अवरोधन प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख समस्या है। ठीक है। कौन कौन से अपव्यय और अवरोधन जो है प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं, अतः इसे जो है दूर किया जाए, इन्होंने कहा। प्राथमिक शिक्षा कम से कम जो है 4 वर्ष की होनी चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो कम से कम 4 वर्ष के लिए होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। ठीक है। लाइफ से जो है जोड़कर उनके पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट होते हैं उसको शामिल किया जाए। 5 नंबर की बात करें तो विद्यालय सत्र तथा अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है। यानी जो अवकाश होता है और सत्र होता है वो स्थानीय जो आवश्यकताएं होती है उसके अनुरूप होना चाहिए कि कब छुट्टी देना चाहिए, कब जो है स्कूल में पढ़ाई रखना चाहिए विद्यालय में। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर दिया है कि शिक्षकों के वेतन एवं योग्यताओं में सुधार की जरूरत है। ठीक है। जो वेतन होता है और उनकी योग्यताएं जो होती हैं उनमें सुधार की जरूरत है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है यहाँ पे गुणात्मकता की बात की गई है। उसके बाद में 8 नंबर की बात करें तो उच्च स्तर पर पुस्तकालय जो हायर एजुकेशन होती है उसमें लाइब्रेरी और व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो हर्टाग समिति ने जो है शिक्षा व्यवस्था पर इन सभी बातों की अनुशंसा की है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य बताइए।
तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य जो है निम्नलिखित है। जो आदर्शवादी विचारधारा है इसके अनुसार जो है विद्यालय के क्या कार्य होनी चाहिए इसको हमको लिखना है, ठीक है। तो हम बता दें आदर्शवादी हो गया, प्रकृतिवादी हो गया, यानी जितने भी वाद हैं आपके सिलेबस में सब कुछ जो है इस बैच में एग्जाम रत बैच एक स्टार्ट किया गया है और उसमें जो है पेपर 1 आपका और पेपर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जो लोग अभी नहीं देखे हैं पेपर 3 भी कंप्लीट होने वाला है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर इसका जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इस कोर्स में जो है आपको फ्री वीडियो लेक्चर, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पे विचार विमर्श किया गया है। जैसे यहाँ पे आपका आदर्शवाद टॉपिक हो गया, तो आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं, अब विशेषताओं से कितने क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं इसके बारे में जो है इस प्रकार से हर एक टॉपिक पर विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद में पीडीएफ और पीपीटी फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में कंप्लीट नोट्स, ये जिस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट होता है उसी अनुसार जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे एग्जाम पीरियड पे आपको क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग देखे नहीं है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे 68 नंबर में दिया है कि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। जो आदर्शवाद है इसके अनुसार जो विद्यालय के प्रमुख कार्य होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रगतिशीलता जो कार्य होती है वो जो है प्रगतिशीलता पर ध्यान देना चाहिए कि समाज को नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। जो समाज होता है इस प्रकार से जो है विद्यालय के कार्य को सुनियोजित किया गया कि जो है जो समाज के नैतिक दृष्टि होती है उसको किस प्रकार से उन्नत की ओर एक हायर लेवल तक जो है किस प्रकार से हम ले जा सकते हैं। समाज की विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान, जो समाज की जो समस्याएं होती है उसमें जो है वैज्ञानिक रूप से समाधान किस प्रकार से किया जाए इस पर आदर्शवादी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है समाज की गलत परंपराओं का विरोध तथा समाज सुधार का कार्य करना। जो गलत परंपराएं हैं पुराने समय में बनती हुई चली आ रही है उसको जो है उसमें जो है किस प्रकार से सुधार किया जाए, ठीक है, उसका विरोध किया जाए और जो समाज सुधार का जो है किस प्रकार से कार्य किया जाए। उसके बाद में दिया है समाज की नेतृत्व शक्ति के लिए नागरिकों का निर्माण करना। समाज में भावी स्वरूप का निर्माण करना। जो समाज का जो समाज की नेतृत्व शक्ति के लिए नागरिकों का निर्माण करना। जो नेतृत्व शक्ति होती है समाज में उसमें एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके लिए जो है निर्माण करना चाहिए, ये आदर्शवादी के अनुसार। अब हम देखते हैं 69 में दिया है कि मनोवैज्ञानिक रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो रूसो हैं, रूसो के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। तो रूसो एक अत्यंत योग्य मनोवैज्ञानिक है। ये जो है इनको सभी लोग जानते हैं। उनके अनुसार जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना है, ठीक है। उनको जो है मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, अपितु मानव संसर्ग के फलस्वरूप जिसमें जो कृत्रिमता का समावेशन हो जाता है उससे उसकी रक्षा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं की कटु आलोचना करते हैं। ये सामाजिक संस्थाओं की आलोचना करते हैं। रूसो प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानते हैं तथा बालक को जो है ईश्वर की सर्वोच्च कृति मानते हैं। यानी ईश्वर के द्वारा जो है बनाया गया बालक को जो है मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में नहीं रहता है, यानी प्राकृतिक रूप में नहीं रहता है जब तक बालक, तब तक वह सद्गुणी शुभ एवं श्रेष्ठ होता है, परंतु मानव तथा समाज के संपर्क में आकर वह विद्रूप हो जाता है, ठीक है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है किंतु मानव हस्तक्षेप से वह एक अनिष्टकारी बन जाता है। रूसो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को कृत्रिमता से दूर करना, ठीक है। कृत्रिमता से दूर रखकर प्राकृतिक जीवन जीने पर जो है फोकस करते हैं रूसो। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि मनोवैज्ञानिक रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए।
इनका मेन जो है उद्देश्य क्या है शिक्षा के प्रति कि कृत्रिमता से बच्चों को जो है किस प्रकार से दूर रखकर प्रकृति जीवन जीने योग्य उनको बनाना चाहिए। अब हम देखते हैं 70 नंबर में दिया हुआ है कि प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। जो प्रकृतिवाद का जो करिकुलम होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा आदर्शवाद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। ये 2022 में क्वेश्चन आया है तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को जो है पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं कि पाठ्यक्रम की योग्यताएं और क्षमताएं और रुचियों के अनुसार जो है किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। तो यही पे देख सकते हैं पहले ही लाइन में लिखा है कि प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग, जो प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग हैं वो विद्यार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। यानी किसी चीज को आधार क्यों माना जाता है, क्योंकि उसी के अनुरूप जो है वो कोई भी कार्य हो गया उसी के अनुरूप संचालित करना चाहिए। तो इसीलिए पाठ्यक्रम का आधार किसको, विद्यार्थी को माने। अब विद्यार्थी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना ये प्रकृतिवादी का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कि प्रकृतिवादी को जो उनकी योग्यताओं के अनुसार, रुचियों के अनुसार और उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए और उनकी जो है मूल प्रवृत्तियां को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित कर सके। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उनको जो है स्वतंत्रता पूर्वक विकसित कर सके। विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए, जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। बाल विकास में आप लोगों ने पढ़ा है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं अलग अलग, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था हो गया। ये सभी जो अवस्थाएं होती है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए जो है मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके, ठीक है। अतः प्रकृतिवाद शिक्षार्थियों के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है, ठीक है। किसके अनुसार, शिक्षार्थियों के अनुरूप ही जो है पाठ्यक्रम निर्माण पर जो है बल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में किया है। इसके पिछले अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं 10 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किया है, यानी 60 क्वेश्चन से लेकर 70 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है। अगर इसके पहले आप लोग जो है क्वेश्चन देखना चाहते हो, प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है वहाँ पे आप लोग जो है ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में हम लोग 71 नंबर से करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।